एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे जर्नल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए एंड बी, चैप्टर 9 डी के गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए है जिसे आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ बैलेंसेस दिए हैं। राधिका ट्रेडर्स की बुक्स में 1 अप्रैल को ये बैलेंसेस क्या है। आप जो बिजनेस स्टार्ट करते हो वो एक ही साल के लिए नहीं करते, वो आपका बिजनेस सालों साल चलता रहता है। और जो लास्ट ईयर आपकी जितनी भी एसेट थी, लाइबिलिटीज थी, वो एज इट इज आप नेक्स्ट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड करते हो कि किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है। वो सारे के सारे बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर आप ब्रॉड फॉरवर्ड करते हो कुछ इस तरह से कि लास्ट ईयर मेरे पास कैश का बैलेंस था 8,000, वो इस साल हम यूज करेंगे। एसेट है तो आप डेबिट करते जाओ। कैश एट बैंक 7,000। स्टॉक जो मैंने लास्ट ईयर खरीदा था, सेल करने के बाद इतना स्टॉक बचा 30,000, इसे इस साल हम बेचेंगे। डेटर्स में 36,000 का बैलेंस है, लेकिन किस किस से कितना बैलेंस लेना है वो अलग अलग अमाउंट आप अलग अलग अकाउंट में ओपन करोगे, उनके अलग अलग नाम से। इसके बाद फर्नीचर और बिल्डिंग। अब जो क्रेडिटर्स हैं उसमें भी दो बैलेंस आ रहे हैं, एक है 5,000 एक्स का और वाई का है 6,000। डेबिट का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने क्या सीखा है, टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो आपकी कैपिटल है, 2 लाख रुपीज। ये जो आपने एंट्री बनाई है इसे हम कहेंगे ओपनिंग एंट्री। इसके बाद हमने और स्टॉक खरीदा 6,000 लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी का खन्ना ब्रदर्स से, जिस पर उसने 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया। और पेमेंट कर देते हैं तो 2% हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। हमने पेमेंट की है 40%। तो क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, एक तो स्टॉक खरीद रहे हो परचेजेस, दूसरा आपने इसकी पेमेंट की है कैश से, तीसरा आपको डिस्काउंट मिला, पेमेंट कर रहे हो तो डिस्काउंट मिला। आपने पूरी पेमेंट नहीं की, कुछ पेमेंट करनी बाकी है, तो खन्ना ब्रदर्स के अकाउंट में आप इसे रिकॉर्ड करोगे। तो परचेज आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट करोगे। कैश आपने पे किया, एसेट जा रही है तो क्रेडिट करोगे। डिस्काउंट आपको मिला, फायदा हुआ, तो आप क्रेडिट करोगे। और खन्ना ब्रदर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो आप इसको क्रेडिट करोगे। या ये गिवर है जिसने आपको स्टॉक दिया, तो आप क्रेडिट करोगे। कितनी अमाउंट से, 6,000 का स्टॉक आपने 15% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा 900, तो जो परचेज है वो 5,100 से आप रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद आपने 60% पेमेंट नहीं की है, तो ये तो हो गई क्रेडिट। 5,100 का 60%, 3,060 रुपीज आपने पेमेंट नहीं की है। 40% आप पे कर रहे हो, जिस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 2%। जितना आप पे करते हो उतने पर ही डिस्काउंट मिलेगा, उतने पर ही आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे। तो 41 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिला, बाकी का आपने पे किया 1,199। एंट्री हो जाएगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट 5,100 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 41 टू कैश अकाउंट 1,199 टू खन्ना ब्रदर्स 3,060 रुपीज। इसके बाद आपको मोहन से एक ड्राफ्ट मिला है। मोहन कौन है, डेटर, जिससे आपको 10,000 रुपीज लेने हैं। तो उसने फुल सेटलमेंट में 9,750 की पेमेंट की है, मतलब 250 रुपीज कम मिल रहे हैं। तो वो आपने क्या किया, उसको डिस्काउंट दिया। अब जो ड्राफ्ट आपको मिला वो आपने उसी दिन डिपॉजिट कर दिया। चेक अगर आपको मिलता है या ड्राफ्ट आपको मिलता है और आप सेम डे उसको बैंक में जमा करते हो, तो वो आप कहाँ दिखाओगे, बैंक में दिखाओगे कि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगी, तो आप डेबिट करोगे। किसने दिया, मोहन ने दिया। मोहन ने जब पेमेंट की तो हमने उसको डिस्काउंट भी दिया। तीन चीजें इन्वॉल्व हो गई। तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट किया आपने। मोहन आपका डेटर है, डेटर मतलब एसेट है, एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करोगे। दूसरा ये गिवर है, तो भी क्रेडिट करोगे। डिस्काउंट आपने दिया, नुकसान हो गया,
नुकसान हुआ तो आप डेबिट करोगे। एंट्री हो गई आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट 9750, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 टू मोहन अकाउंट 10,000। इसके बाद हमने सुरेश से स्टॉक खरीदा 8,000 एमआरपी का, जिस पर उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया और हमने उसकी डायरेक्ट पेमेंट भी कर दी है। पूरी पूरी पेमेंट कर दी है चेक से। अगर चेक से पेमेंट कर रहे हो मतलब बैंक इन्वॉल्व हो रहा है। तो परचेजेस। दूसरा, आपको यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट मिला है और कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिला। पेमेंट आपने की है लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं मिला है, ट्रेड डिस्काउंट जिसे आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो। तो सिर्फ परचेजेस और दूसरा बैंक, ये दो चीजें ही इन्वॉल्व हो रही है। तो परचेज हमारा एक्सपेंस से डेबिट करोगे, बैंक से हमने पेमेंट की है, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करोगे, या बैंक आपका गिवर है, पेमेंट कर रहा है तो क्रेडिट करोगे। कितनी अमाउंट से? 8,000 एमआरपी पर आपको 20% डिस्काउंट मिला, तो ये हो गया 6,400। तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 6,400 टू बैंक अकाउंट 6,400। इसके बाद आपने सामान बेचा और आपको चेक मिला, एक तरह से कैश सेल है। अब जो ये चेक आपको मिला है ना 25,000, इसके आगे वाली ट्रांजेक्शन रीड करो, उसमें दिया है कि ये अबव चेक हमने नेक्स्ट डे में डिपॉजिट किया है। इसका मतलब ये चेक आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया। तो जब आप सेम डे डिपॉजिट नहीं करते तो वो आपका क्या हो जाता है? चेक इन हैंड। दूसरा, आपने सेल की, तो चेक इन हैंड आपकी एसेट है। एसेट है तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सेल आपकी इनकम है तो क्रेडिट करोगे। एंट्री हो गई चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000। अब आपको कहा है कि ये चेक हमने बैंक में जमा किया, तो बैंक और चेक इन हैंड, ये दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है। जैसे कैश आप बैंक में जमा करते हो, उसी तरह से मान के चलो ये चेक आपने बैंक में जमा किया, तो बैंक रिसीवर है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करोगे। चेक आपकी एसेट है, डिक्रीज हो रही है, जमा कर दोगे तो खत्म हो जाएगी ना ये, तो क्रेडिट हो रहा है। तो आपकी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 25,000। इसके बाद आपको सोहन से पैसा मिला है। सोहन ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में 4,000 रुपीज डाल करके जमा कर दिए। तो डायरेक्टली जमा हो रहे तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। किसने दिए? सोहन ने दिए। तो बैंक आपका रिसीवर, डेबिट कर दो, और सोहन आपका गिवर है, पर्सनल अकाउंट है ना, डेटर है, इससे भी पैसा लेना था आपको, तो इसने अगर दे दिया तो क्रेडिट करोगे। तो अब एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट 4,000। इसके बाद ओनर का इनकम टैक्स पे किया। ओनर की इनकम का टैक्स पे करना, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी को पे करना है, उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो ड्राइंग्स, और दूसरा आपने चेक से पेमेंट किए तो बैंक। तो ड्राइंग्स आपका ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसीवर है, डेबिट करोगे। बैंक से पेमेंट हो रही है तो क्या करें? ऐसे डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करोगे। तो एंट्री हो गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,600। इसके बाद हमें सोहन से चेक मिला, और जो सोहन से चेक मिला वो हमने सेम डे बैंक में जमा भी कर दिया, तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट आएगा। अब ध्यान से रीड करो, स्टार्टिंग के बैलेंस में सोहन से हमें 12,000 रुपीज लेने थे। 4,000 उसने डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा कर दिए, बाकी 8,000 में से इतने का चेक दे रहा है और 200 का हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो बैंक, दूसरा सोहन, और तीसरा डिस्काउंट अलाउड, तीन चीजें आ गई। तो बैंक में डायरेक्टली जमा जमा हो गया आपका चेक, आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा तो आप डेबिट करोगे। सोहन आपका गिवर है, गिवर है, लाइबिलिटी नहीं है ये, एसेट है जो डिक्रीज हो गई। एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करोगे, और डिस्काउंट आपने दिया, नुकसान हो गया तो डेबिट करोगे। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट 8,000। अब बैंक से आपने पैसा विड्रॉ किया, जो ऑफिस के लिए यूज करने के लिए लिए हैं, वो तो हो गया कैश, और जो ओनर के पर्सनल यूज के लिए वो उसकी ड्राइंग्स। तो बैंक से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, कैश हमारे पास आ रहा है, एसेट आएगी तो हम डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके लिए पैसा विड्रॉ हुआ, ये रिसीवर है तो आप डेबिट करोगे, और बैंक हमारा गिवर है, बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000। इसके बाद एक्स कौन है? स्टार्टिंग के बैलेंस में चेक करो, एक्स आपका क्रेडिटर है जिसे हमें
₹5,000 की पेमेंट करनी, लेकिन हम उसे फुल सेटलमेंट में 4,900 का चेक दे रहे हैं। इसका मतलब ₹100 का हमें डिस्काउंट मिला। तो एक्स दूसरा, हमने चेक दिया तो बैंक, और हमें मिला डिस्काउंट। तो एक्स कौन है? एक्स है आपका क्रेडिटर। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट करोगे। बैंक आपका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करोगे, और डिस्काउंट आपको मिला, फायदा हुआ, तो आपको क्रेडिट करना है। तो एंट्री हो गई, एक्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100 टू बैंक अकाउंट 4,900। इसके बाद जो सोहन से हमें चेक मिला था 7,800 का, वो बैंक ने डिसऑनर कर दिया, कैंसिल कर दिया। आपके बैलेंस, बैंक में पैसा ट्रांसफर ही नहीं हुआ। ये कब होता है? जब सोहन के अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, या सोहन का साइन मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब सोहन से हमें पेमेंट नहीं मिली, और पेमेंट नहीं मिली तो हम क्या दिखाएंगे कि हमें उससे पैसा लेना है। तो सोहन का अकाउंट फिर से ओपन हो जाएगा। दूसरा, हमारे बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ, बैंक का बैलेंस डिक्रीज है। डिक्रीज करना होगा ना, वापस से दिखाना होगा कि पैसा जमा ही नहीं हुआ, और आपने इसको डिस्काउंट दिया था पेमेंट करते हुए। तो जब इसने पेमेंट ही नहीं की तो वो डिस्काउंट भी रिवर्स करेंगे, हम नहीं देंगे डिस्काउंट। तो सोहन, जिससे हमें पैसा लेना है, वापस से एसेट बन गया, डेबिट करोगे। बैंक, जिसका बैलेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपका पैसा जमा ही नहीं हुआ, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट हमने नहीं दिया, तो वापस से डिस्काउंट आप कैंसिल कर रहे हो तो फायदा हो गया, क्रेडिट करोगे। एंट्री हो जाएगी, सोहन से अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक अकाउंट 7,800 टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200। एक तरह से जो आपने चेक लेने पर एंट्री बनाई थी, ये अब आप डिसओनर के टाइम पर उसकी रिवर्स कर दोगे। अब दिनेश, जिससे आपको पैसा लेना है, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में 14,000 का इसका बैलेंस स्टैंड कर रहा है। ये इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब फाइनेंशियल वीक हो गया, ये आपको पेमेंट नहीं कर सकता। इसने आपको 60 पैसे की पेमेंट की, मतलब 60% पेमेंट आपको मिल रही है। चेक से पेमेंट मिली है, तो ये चेक आपने क्या सेम डे डिपॉजिट किया? नहीं दिया। क्या नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया है? वो भी नहीं दिया। तो इसका मतलब हम अपने आप से मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये चेक हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक हो गया। दूसरा किसने पे किया? दिनेश ने। अब जो दिनेश है, वो आपको पूरी पेमेंट नहीं कर रहा, कुछ पेमेंट कर रहा है और कुछ पेमेंट नहीं करेगा। तो जो पेमेंट अब आपको नहीं मिलने वाली, वो पैसा आपका डूब गया, जिसे हम क्या कहेंगे? बैड डेट्स। तो बैंक, आपका जो पैसा मिला, एसेट इंक्रीज हुई तो डेबिट हो गया। दिनेश, जो डेटर था, उससे आपको पैसा मिल रहा है, गिवर है, तो क्रेडिट करोगे। और जो पैसा डूब गया वो आपका नुकसान, और नुकसान है तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री कितने से होगी? टोटल आपको 14,000 लेने थे, इसमें से 60% पेमेंट की, बाकी 5,600 का नुकसान, बैड डेट्स। तो एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 8,400, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5,600 टू दिनेश अकाउंट 14,000। इसके अकाउंट में तो पूरा क्रेडिट करके खत्म करना पड़ेगा, अब ये आपको और पैसा नहीं दे सकता। इसके बाद बैंक अलाउड इंटरेस्ट का मतलब है बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला है। बैंक के बैलेंस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो आपके लिए फायदा है। तो वो इंटरेस्ट आपको कैश में नहीं देता, आपके ही बैंक के बैलेंस में इंक्रीज होता है, आपके ही अकाउंट में जमा होता है। तो कहाँ दिखाएंगे? बैंक में दिखाएंगे। और दूसरा, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, फायदा है। बैंक में आपके पास पैसा आया, जमा हुआ, डेबिट करोगे। इनकम है तो ये क्रेडिट होगी, एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 350। अब आपने रेंट की पेमेंट की है और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस चेक से पेमेंट कर रहे हो, दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, और पेमेंट कर रहे हो तो बैंक आएगा आपका। तो दोनों एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करोगे, और बैंक आपका गिवर है, आपने पेमेंट की है, बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट करोगे। एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी में भी आपको ट्रांजेक्शन्स दिए, जिसे आपको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर भी आपको ओपनिंग बैलेंस दिए हैं, जिसको आपको एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो जो एसेट है उसको डेबिट करते जाओ,
कैश अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, राम से अकाउंट डेबिट, श्याम से अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू अनिल से अकाउंट, टू सुनील से अकाउंट, और जो डिफरेंस है वो कैपिटल हो गई 95,800। इसके बाद आपको चेक मिला है राम से। राम कौन है? डेटर। इन फुल सेटलमेंट जितना पैसा उससे लेना था आपको, उसमें से 5% कैश डिस्काउंट देने के बाद आपको वो फुल पेमेंट कर रहा है चेक से। अब ये चेक आपका जमा हुआ है? नहीं, वो आगे जाके जमा हो रहा है, तो इसलिए हम क्या दिखाएंगे? चेक इन हैंड। इसके बाद किसने पेमेंट की? राम ने की है। और राम को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड, ये तीन चीजें आ गई। तो चेक आपकी एसेट है, एसेट है तो आप डेबिट करोगे। राम आपका गिवर है, इसने आपको पेमेंट कर दी है, तो आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। वैसे भी राम जिससे पैसा लेना था उसे पेमेंट कर दी, तो एसेट डिक्रीज हो गई। एसेट डिक्रीज होगी तो आप क्रेडिट करोगे। डिस्काउंट आपने दिया, नुकसान हो गया। नुकसान है तो क्या करोगे? डेबिट करोगे। एंट्री हो जाएगी कितनी अमाउंट से? 8,000 रुपीज आपको इससे लेना था, 5% डिस्काउंट दे रहे हो, तो बाकी 7,600 का आपको चेक मिला। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 7,600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू राम्स अकाउंट 8,000। अब आपका वो जो चेक है आपको मिला राम से, वो आपने जमा किया बैंक में, तो बैंक और चेक इन हैंड। तो बैंक अकाउंट आपका रिसीवर है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करोगे। चेक इन हैंड आपकी एसेट है, अब अगर आप जमा कर दोगे तो ये वाली एसेट तो खत्म हो जाएगी, तो क्रेडिट करोगे। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 7,600। इसके बाद अब आपने स्टॉक खरीदा 20,000 का, जिस पर 10% रेट डिस्काउंट मिला, 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। पेमेंट आपने की है चेक से, तो चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा। परचेजेस पेमेंट कर रहे हो, आपको डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, और बैंक, ये तीन चीजें इन्वॉल्व हो गई। परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है, डेबिट कर दो। डिस्काउंट आपको मिला, फायदा है, तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और बैंक से पेमेंट हो रही है, बैंक गिवर है, तो क्रेडिट करोगे। कितनी अमाउंट से? 20,000 पर डिस्काउंट मिला 10%, 2,000। 18,000 पर पेमेंट कर रहे हो आप पूरी चेक से, तो 18,000 पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 5%, 900 का। 17,100 का आपने चेक पे किया। तो परचेजेस तो आपकी डेबिट होगी 18,000 से। डिस्काउंट आपको मिला टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 900, टू बैंक अकाउंट 17,100। क्लियर हो गया? आपको सब चीजें क्लियर है? इसके बाद आपको जो चेक मिला, चेक मिला शाम से 3,860 का, ये आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया बैंक में। सेम डे डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक आ जाएगा। किसने पेमेंट की? शाम ने। शाम को पेमेंट करने पर आपने डिस्काउंट भी दिया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, तो बैंक आपका रिसीवर है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करोगे। शाम आपका गिवर है, इसने पेमेंट कर दी है, एसेट डिक्रीज हो गई, क्रेडिट करोगे। डिस्काउंट आपने दिया, नुकसान हो गया, तो डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शाम्स अकाउंट 4,000। इसके बाद अनिल जो आपका क्रेडिटर है, इसे अब आप पेमेंट कर रहे हो, और पेमेंट करने पर वो आपको डिस्काउंट दे रहा है 2% का। तो कौन कौन इन्वॉल्व हुआ? एक तो अनिल, दूसरा आप उसको पेमेंट कर रहे हो कैश से, तो कैश, और आपको पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड। अनिल आपकी लाइबिलिटी है, अगर आप पेमेंट कर दोगे तो क्या होगा? लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करोगे। दूसरा अनिल रिसीवर है तो भी आप डेबिट करोगे। कैश आपकी एसेट है, अगर एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करोगे। और डिस्काउंट आपको मिला, फायदा है, तो हम क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से? 4,000 रुपीज आपको पेमेंट करनी थी, 2% डिस्काउंट मिला, 80 रुपीज माइनस करने के बाद 3,920 रुपीज आपने पे किए। तो एंट्री हो गई अनिल से अकाउंट डेबिट 4,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 80 रुपीज, टू कैश अकाउंट 3,920। इतना देना था, इतने में से इतना डिस्काउंट मिला, इतने की पेमेंट की, तो पूरा अमाउंट इसके अकाउंट से क्लियर हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ और पेमेंट थोड़ी ना करनी है। क्लियर? इसके बाद आपने पुराना फर्नीचर बेच दिया। अब पुराना फर्नीचर बेच रहे तो एक तो कैश आ रहा है, और फर्नीचर आपकी एसेट है। एसेट अगर आप बेच दोगे तो आपकी
एसेट ये खत्म हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कैश आपके पास आया, इंक्रीज हुआ, डेबिट करो। फर्नीचर आपने बेच दिया, डिक्रीज हो गया, तो क्रेडिट करोगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 800। इसके बाद हमने सामान बेचा। सामान बेचा है 10,000 की लिस्ट प्राइस का शिव प्रसाद को। शिव प्रसाद को जो हमने सामान बेचा उस पर ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, तो ये डिस्काउंट अलाउड में आप यहां पर नहीं दिखाओगे। कैश डिस्काउंट होता तो हम दिखाते। तो क्या चीज इन्वॉल्व हुई? एक तो शिव प्रसाद जिसने पेमेंट नहीं की, उससे पैसा लेना है। दूसरा आपकी सेल। तो शिव प्रसाद रिसीवर है और दूसरा आपकी एसेट है, तो डेबिट करोगे। सेल आपकी इनकम है, तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से? 10,000 पर आपने 15% डिस्काउंट दिया। 1,500 माइनस करने के बाद 8,500 से सेल रिकॉर्ड होगी। शिव प्रसाद से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,500। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद शिव प्रसाद को कुछ सामान समझ नहीं आया, तो उसने रिटर्न कर दिया। उसको डिफेक्टिव लगा, उसको पसंद नहीं आया। तो 1,000 का अगर वो सामान वापस कर रहा है तो सेल्स रिटर्न हो गई। दूसरा, इसने सामान वापस किया तो शिव प्रसाद के अकाउंट में भी रिकॉर्ड करना होगा। तो सेल्स रिटर्न एक तरह से इनकम आपकी डिक्रीज हो रही है। सेल आपकी इनकम है और उसी में से सामान वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न इनकम डिक्रीज हो रही है। इनकम डिक्रीज होगी तो आप डेबिट करोगे। शिव प्रसाद जिसने आपको स्टॉक रिटर्न किया, गिवर है, तो क्रेडिट करोगे। दूसरा, शिव प्रसाद आपकी एसेट है जिससे पैसा लेना है, और इतने से अगर उसने स्टॉक वापस कर दिया तो इतनी अमाउंट से पैसा अब आपको कम लेना है। तो इतनी अमाउंट की एसेट भी तो आपकी डिक्रीज हो गई कि इतना आपका स्टॉक वापस आ गया। तो स्टॉक जितना वापस आ गया, अब उतना अमाउंट आपको और नहीं लेना। उतनी अमाउंट आप उसकी डिक्रीज कर दोगे उसके अकाउंट में। पैसा अब आप कम शो करोगे कि अब हमें उससे पैसा कम लेना है। इतना स्टॉक उसने रिटर्न कर दिया, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। जैसा आप सेल करने पर ट्रेड डिस्काउंट देते हो, वैसे ही सेल्स रिटर्न के टाइम पर आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके रिटर्न दिखाओगे। तो 850 रुपीज से आपकी सेल्स रिटर्न आएगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद अकाउंट 850। इसके बाद हमने फर्नीचर की रिपेयर कराई। अब फर्नीचर कोई नया फर्नीचर नहीं है, पुराना है। तो पुराने की अगर रिपेयर कराओगे तो रिपेयर से अकाउंट। दूसरा, आपने पेमेंट की है। बहादुर सिंह अकाउंट को आप क्रेडिट नहीं करोगे। आपने इसकी पेमेंट कर दी है, तो आप कैश दिखाओगे, राइट। तो रिपेयर से अकाउंट एक्सपेंस है, तो डेबिट करोगे। कैश आपने पेमेंट कर दी है, तो क्या करें? डिक्रीज हो रहा है ना कैश, क्रेडिट करोगे। तो एंट्री हो गई रिपेयर से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100। इसके बाद शिव प्रसाद से आपको चेक रिसीव हुआ 4% कैश डिस्काउंट के बाद, और चेक मिला है वो आपने सेम डे डिपॉजिट भी कर दिया, तो बैंक हो जाएगा। शिव प्रसाद ने पेमेंट की है और आपने उसको डिस्काउंट दिया, तो बैंक में पैसा जमा हो गया। बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट हो जाएगा। शिव प्रसाद पेमेंट कर रहा है, गिवर है, तो क्रेडिट करोगे। डिस्काउंट आपने दिया, नुकसान हुआ, तो डेबिट करोगे। कितनी अमाउंट से? टोटल सेल थी 8,500। इसमें से इसने 850 का सामान वापस किया, तो हमें कितना लेना है? 7,650, जिस पर अब आप 4% डिस्काउंट दे रहे हो 306 का। बाकी की पेमेंट मिली 7,344 की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद 7,650। इसके बाद बैंक ने आपसे बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए। तो जब बैंक आपसे चार्जेस चार्ज करता है, वो आपसे कैश नहीं लेता, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से ही पैसा डिडक्ट कर लेता है। तो बैंक चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस हो गए, और कहाँ से डिडक्ट हो रहे हैं? बैंक अकाउंट से। तो बैंक चार्जेस नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट कर दो। बैंक से पैसा डिक्रीज हो गया, गिवर है, तो हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 रुपीज। आपको कमीशन मिला 200 रुपीज, कैश आ रहे हैं, और कमीशन आपकी इनकम है, तो फायदा हो गया। तो कैश आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट करोगे, और इनकम है तो क्रेडिट करोगे। तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 200। तो ये सारी एंट्रीज हमने बना ली, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो इसी तरह से सीखते रहो, समझते रहो, कनेक्टेड रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में।
आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।